गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 15 के अंतर्गत जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न हैं उसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने किसी भी सेट को यहाँ पे मिस किया है वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 का, तो आप इस जितने भी सेट हैं उन तमाम सेट को इसी चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं या सेट को लगा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके अलावा पॉलिटी की क्लास चल रही है, वहाँ पे प्रत्येक डे के हिसाब से एक चैप्टर वहाँ पे कराए जा रहे हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें, मिस नहीं करें। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, तो ज़रूर देखेंगे। और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री का प्रत्येक दिन एक चैप्टर चलेगा। इसमें 5 दिन का गैप हो गया था किसी कारणवश, तो अब उसे कंटिन्यू रखना है। आप ज़रूर देखेंगे, ज्वाइन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, राजगुरु की फांसी और गांधी इरविन समझौता। वह कह रहा है कि घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करना है, यानी सबसे पहले कौन हुआ, एक सीक्वेंस वाइज में। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, तो यह दोस्तों 29 मार्च को हुआ था। 29 मार्च को हुआ था, 29 मार्च को हुआ था, लेकिन 1931 में हुआ था। इसके बाद राजगुरु की फांसी की अगर हम बात करेंगे तो इनको 23 मार्च को, मार्च का महीना था, ठीक है, मार्च का महीना था और 1931 में ही हुई थी। तो सभी साल के दृष्टिकोण से तो सब 1931 ही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेट आपका अलग रहा है। और गांधी इरविन समझौते की अगर हम बात करें तो यह 5 मार्च को हुआ था। 5 मार्च को हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हो गया। 23 मार्च को देखेंगे, 23 मार्च को 1931 को तो राजगुरु की फांसी हुई थी और 29 मार्च को यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? गांधी इरविन समझौता, है ना। तो 3 से शुरुआत करेंगे तो ऑप्शन बी कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो सीधे आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। यह जो अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अगर बात करेंगे तो कराची अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों 29 मार्च 1931 को हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं। और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, यानी कि सरदार पटेल के द्वारा यह कांग्रेस अधिवेशन का जो ये कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे राजगुरु की अगर हम फांसी की बात करेंगे दोस्तों तो उनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। और दोस्तों राजगुरु की नहीं हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। और इन्हें फांसी जो है वह लाहौर षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। इनको लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और यहाँ पे पहला है दोस्तों तीसरा नंबर है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता आप जान रहे हैं कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। यह गांधी इरविन समझौता को एक अन्य नाम दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? तो कुल दोस्तों 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। और यह तत्व है जैसे कि भौतिक हो गया, वित्तीय हो गया, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय, ठीक है। यह सब आपका क्या हो गया? ये 5 प्रकार का तत्व है। उन 5 तत्वों के आधार पर विकास के 5 प्रकार का तत्व है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। कितने वर्ष की? तो दोस्तों आप जान रहे हैं कि 18 वर्ष के बाद क्या होता है, मत का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। तो ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है, सारे जनता की, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो। प्रश्न संख्या 4, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? पंचायत के लिए प्रावधान भाग 9 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों के लिए
प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 9 में पंचायत के राज संबंधी अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 न तक को शामिल किया गया अथवा इंक्लूड किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? तो ऐसा किया गया है राजस्थान के द्वारा। ठीक है, इन्होंने एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो है वह निर्धारित किया है इसके लिए, पंचायत चुनाव के लिए। इसके अंतर्गत जिला परिषद, वहीं लोग जिला परिषद के लिए आप नॉमिनेट आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, है ना। जिला परिषद के लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना अनिवार्य होगा। और साथ ही साथ पंचायत समिति के लिए आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। यह राजस्थान सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ये ऐसा निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ सरपंच की अगर बात करेंगे तो सरपंच के लिए 8वीं पास होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा वह प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं जिनके घर में शौचालय हो, और ये सब किया गया है, निर्धारित किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए कैंडिडेट का क्या है, न्यूनतम अर्हता है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों यह भाषा था फारसी, है ना, फारसी भाषा था। सल्तनत काल उस समय फारसी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था, मान्यता दिया गया था। और सल्तनत काल और मुगल काल था, उसमें सरकारी भाषा फारसी थी। ये लोग जो थे वो तुर्की मुसलमान थे। कौन थे? तुर्की मुसलमान थे। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सिजदा और पैबोस, ये सभी की शुरुआत जो है बलबन के द्वारा किया गया था। सिजदा के साथ साथ पैबोस यानी कि जो सम्राट है, जो राजा है, उसके पैरों को चूमना, और सिजदा है यानी कि दंडवत झुक के, है ना, पूरे घुटनों के बल पूरा नीचे की तरफ, और उन्हें नमस्कार करना और उनका इबादत करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी? तो उन्होंने दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ठीक है ना। अध्यक्षता तो 1938 की सुभाष चंद्र बोस किए थे, और त्रिपुरी में भी वो जीते थे यानी चुने गए थे। लेकिन वहाँ पे हुआ था कि आपसी मतभेद के कारण महात्मा गांधी के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठा, या किसी कारण से नहीं बैठा, जिसके कारण उन्होंने क्या किया था, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से उन्होंने क्या किया था, रिटायर कर दिया था, अपना त्यागपत्र दे दिया था, रिजिग्नेशन दे दिया था। और इसके बाद जो है पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? इस कंडीशन को उपभोग यानी कि पेरिग्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? बिम्स्टेक का सदस्य इसमें से दोस्तों अगर हम बात करें तो श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश है। एक आपका बांग्लादेश है। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के बाद आपका भूटान हो जाता है, पूरा नाम लिख देते हैं, भूटान हो जाता है। फिर आपका भारत है, नेपाल है, उसके बाद श्रीलंका है, फिर आपका म्यांमार है और थाईलैंड है। ये सब बिम्स्टेक के सदस्य है। B4 यहाँ पे बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया? तो उनका संबंध दोस्तों भरतनाट्यम से था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। उनका निधन दिल्ली में हुआ था और यह भरतनाट्यम से संबंधित थी। भरतनाट्यम जो है आपका शास्त्रीय नृत्य, उससे संबंधित था, उनसे संबंध था सरोज वैद्यनाथन का। प्रश्न संख्या 12। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गया था?
तो इसका निर्णय लिया था 1944 में। 1944 में जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में आयोजित हुआ था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF एवं विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। और विश्व बैंक और IMF का कार्य करना 1945 से शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। अक्षांश का क्या तात्पर्य है? अक्षांश का यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब अक्षांश होता है तो उस दौरान ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर यानी कि पैरेलल उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती है। कहाँ से? जैसे आपका यह नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट है ना, तो कहाँ से खींचा जाता है? अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम यानी कि इस साइड से पश्चिम की ओर अक्षांश रेखा को खींचा जाता है। प्रश्न संख्या 14। पृथ्वी एवं धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कहाँ से, किस साइड से, किस डायरेक्शन की तरफ? तो पश्चिम से लेकर पूरब की ओर घूमती है। जैसे देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो आपका पश्चिम है तो इधर से किस तरफ घूमेगी? पूरब की तरफ, ऐसे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों वह जर्मनी का रहने वाला था। दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स ही था और वह जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था, प्रतिपादक था। कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी? तो यह अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दोस्तों 1988 में हुआ था और 1989 में 5वां अधिवेशन हुआ था। प्रश्न संख्या 17। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, चयन नहीं होता है, वोटिंग के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। अनुच्छेद 75 यानी कि 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में क्या करता है? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है यानी कि शपथ दिलवाता है। ठीक है, शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। लोकतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था सफलता के लिए आवश्यक है, यानी कि लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता हो, उसकी व्यवस्था हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए शिक्षित जनता का होना जरूरी है। शिक्षित जनता होंगे तभी लोकतंत्र क्या होगा? सफल होगा, आगे बढ़ेगा। आर्थिक समानता होनी चाहिए, इकोनॉमिकल कंडीशन लगभग इक्वल पैरेलल होनी चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। हालांकि आर्थिक समानता का कहने का मतलब सारे एक जैसे जरूरी नहीं है, थोड़ा सा गरीबी थोड़ा सा ये रहेगा, लेकिन उतना भी नहीं, तो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सारे कंडीशन अनिवार्य होते हैं एक बेहतर लोकतंत्र के लिए। प्रश्न संख्या 19। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है रूसो के द्वारा। इसके अलावा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। भारत के मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है दोस्तों, तो यह आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से तो गुजरता ही है, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह दोस्तों कहाँ से गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? वार्षिक की अगर बात करी जाए तो सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है वह लेह में होती है। लेह जो कि लद्दाख है और वहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है। वृष्टि छाया क्षेत्र जहाँ पे पड़ता है वहाँ वर्षा जाहिर सी बात है कम होती है। प्रश्न संख्या 22। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते थे? प्राचीन वैशाली नगर को अभी वर्तमान यानी कि वास्तविक अभी के समय में प्रेजेंट में हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। बुद्ध काल के शक्तिशाली राज वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है
उसकी स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना विशाल के द्वारा की गई थी, जो कि क्या था, इक्ष्वाकु के पुत्र थे विशाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना मजहरूल हक के द्वारा की गई थी। वो उनके द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में मुख्य भूमिका भी निभाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सबसे मुख्य स्रोत की अगर बात करेंगे तो यह ताप विद्युत है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बिहार के अलावा पूरे भारतवर्ष में यह ताप विद्युत जो है वह विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रश्न संख्या 25। 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायतीय अपील समितियों का गठन किया? तो यह थे राजेश कुमार। ठीक है, राजेश कुमार, इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं के मार्गदर्शन में जो है वह गृह मंत्रालय के द्वारा सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ता यानी कि जो यूजर्स हैं, कंज्यूमर है, उनके शिकायत के समाधान के लिए, है ना, उनके कंप्लेन का निवारण करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया गया था राजेश कुमार की अध्यक्षता में। प्रश्न संख्या 26। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसके तहत क्या होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, प्रक्रिया अपनाया जाता है, उससे संबंधित जितने भी प्रावधान होते हैं, जितने भी व्यवस्था होती है, जो कि क्या कहते हैं, मृदा के नुकसान से मृदा को उसकी गुणवत्ता में क्या हो, ह्रास न हो, इसके लिए क्या किया जाता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है मृदा संरक्षण। और मृदा संरक्षण के बारे में अगर बेहतर अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन को, उस विज्ञान को पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पेडोलॉजी के नाम से मृदा अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। टेरारोसा का प्रारूपिक विकास जो है, टेरारोसा है, उसका प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, चूना पत्थर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैलें यानी कि जो अवसादी शैलें होती हैं वे शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। अवसादी शैल का निर्माण करोड़ों वर्षों के द्वारा निक्षेपण से होता है, निक्षेपण प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं। किससे होते हैं? अपूरित कैलोरी से। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है फास्ट फूड में, एक्स्ट्रा फैट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है, भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है 6100 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 6100 किलोमीटर इसकी भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा की लंबाई है। और द्वीप सहित अगर हम बात करेंगे तो समूह की कुल लंबाई हो जाएगी 7516.16 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 31। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो जूट नकदी फसल में, कपास और गन्ना ये सब नकदी फसलें हैं, और गेहूं जो है वह नकदी फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर होगा। फिनलैंड की संसद को क्या कहते हैं? फिनलैंड की जो संसद होती है उसे दोस्तों, फिनलैंड की संसद को एडुशकुस्ता के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। वैसे अगर हम फिनलैंड की संसद की अगर बात करें तो संसद ही कहते हैं, और वहाँ का स्थानीय यानी कि क्षेत्रीय भाषा है एडुशकुस्ता, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है, वैसे इसे संसद कहते हैं। अगर यह ऑप्शन में दिया रहता तो हम उसे ही टिक करते हैं। प्रश्न संख्या 33। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? पहला उर्वरक संयंत्र जो है वह सिंदरी में लगाया गया था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी, यानी कि 1951 में इस उर्वरक संयंत्र को लगाया गया था। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन करने वाला देश है। प्रश्न संख्या 34। साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा इसलिए विकिरण के कारण।
ठीक है, विकिरण के कारण। सूर्य ताप जो है, सूर्य का जो टेम्परेचर है, उसकी उष्मा है, उसका प्रकाश है, उसकी गर्मी जो है वह रात में वायुमंडल के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का एक मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी घटना को वैश्विक तापन के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, कौन सा इसमें से सही दिया गया है। अब देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है गर्मी, जबकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वहाँ पे क्या होता है, गरज के साथ वर्षा मध्य होता है। वह गरज यानी कि बिजली जो होता है ना, तड़कता है ना, उसके साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों, तो वैसे इसे अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि साथियों एक अन्य पॉइंट है, जैसे कि पहली बैठक की अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यह प्रश्न एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है और इसके अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया अथवा अपॉइंटेड किया गया। प्रश्न संख्या 37, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में भाग 3 के अंतर्गत। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है, कि यह कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। आप जान सकते हैं पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू, उसको दोबारा से सुधार सकते हैं, दोबारा से आप अपील कर सकते हैं। तो इसी के लिए इसलिए किया गया है कि किसी भी जनता के लिए, किसी भी जनमानस के खिलाफ क्या हो, गलत निर्णय न हो। उनके साथ जो है वह साथियों, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि आप भले ही 10 मुजरिम को छोड़ दें लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिखा नहीं गया है, लेकिन हमारा संविधान ऐसा मानता है। तो उसी के आधार पर अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ गलत हो रहा है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, दोबारा से अपील कर सकते हैं। तो यही न्यायिक पुनरावलोकन होता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, अपने निर्णय की समालोचना करता है, उसमें सुधार करता है ना, उसकी जाँच करता है। तो ऐसा व्यवस्था किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर, कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है, किस युग की यह सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो दोस्तों यह आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। प्रश्न संख्या 41, 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया, तो यह किया गया है चीन के द्वारा। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। यह इस रॉकेट का नाम है ZUQ-2, ठीक है। आप इसे याद भी रख लेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ZUQ-2। मई 2023 में चीन ने अंतरिक्ष मिशन झेंझू 16 के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा था, अंतरिक्ष में भेजा था। प्रश्न संख्या 42, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, गांव सबसे ज़्यादा अनुदान में यानी कि दान में दिए थे, ठीक है। तो यह था दोस्तों गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासक के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को ग्राम जो है अनुदान में दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो यह था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। उन्हीं के समय खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर फला फूला था, विकसित हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व नीति के तहत सैनिकों एवं अमीर को दी गई जितनी भी जागीर भूमि थी उसको सरकारी अर्थात खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया अथवा बदल दिया।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने हुए थे? तो दोस्तों इसमें आपको 3 प्रश्न हैं कुल मिला के। क्या कह रहा है? टंका, ससगनी और जीतल। टंका अलग, ससगनी अलग और जीतल। पूछा गया था कि इनका क्रम कौन सा है, किन किन धातुओं के ये बने हुए थे। तो दोस्तों टंका जो था वह चांदी का था, ठीक है, चांदी का था। ससगनी भी था, वो भी दोस्तों चांदी का ही था। और जीतल जो है तांबा का हुआ करता था। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो यह तुगलमा पद्धति से जो युद्ध किया गया था, तो वही इसके युद्ध का महत्वपूर्ण यानी कि प्रमुख कारण था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य आयोजित हुआ था। वैसे तो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी बहुत ही अधिक संख्या में थी, उसके सामने यह जो है बाबर की सेना बिल्कुल बहुत ही कम के बराबर न थी। कोई उनके मध्य जो है युद्ध का आप कह नहीं सकते हैं कि भाई यह किसी भी स्थिति में बाबर इस युद्ध को जीत सकता था, कहीं से मुकाबला ही नहीं था। लेकिन कुशल नेतृत्व के कारण, आत्म संयम की अगर बात करें तो वह बहुत ही ज़्यादा था बाबर में, और बाबर बहुत चतुर था। और इस तुगलमा पद्धति के द्वारा, इस युद्ध पद्धति के द्वारा जिसमें तोप का प्रयोग किया गया था, और इसी पद्धति के द्वारा जो है यह युद्ध बाबर के द्वारा जीता गया था। प्रश्न संख्या 46। लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिला के लिए आरक्षित होगा? तो साथियों यह जो है 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कुल 181 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। वर्तमान की बात करें, लोकसभा में 543 सीट है ना। 543 सीट में से 33.33% जो है वह रिजर्व रखा गया है, यानी कि 181 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 यानी कि 47। 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ रुपए इनामी राशि प्राप्त की है? तो यह जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा, जो कि क्या है 19 वर्षीय महिला खिलाड़ी है। और उन्होंने दोस्तों 10 दिसंबर 2023 को फाइनल्स यूएसए ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता, और इसके तहत उन्होंने 25 करोड़ रुपए की इनामी राशि प्राप्त की। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है? तो यह है दोस्तों इंद्रधनुष अभ्यास। इंद्रधनुष अभ्यास जो है वह भारत और अमेरिका के मध्य नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें वज्र प्रहार, अभ्यास तर्कस और टाइगर फ्रंट, यह जो है भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। उससे पहले अगर हम इंद्रधनुष अभ्यास की बात करेंगे तो हालांकि इसका आंसर तो हम लोगों ने बताया ही नहीं, तो यह भारत और अमेरिका के मध्य तो नहीं होता है, लेकिन भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। तो इसे याद रखेंगे। कई सारे अभ्यास है वो अलग अलग देशों के साथ भारत का आयोजित होता है। जैसे कि अगर सूर्य किरण की बात करें तो भारत और नेपाल के साथ होता है। वहीं मैत्री की अगर बात करें तो भारत और थाईलैंड के साथ होता है। इंद्र भारत और रूस के साथ होता है, और भारत और फ्रांस के साथ गरुड़, वरुण और शक्ति अभ्यास होता है, ठीक है। तो कई सारे अभ्यास है, इसे आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 49। भारतीय चिकित्सक प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्विज्ञान विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसे नाम दिया गया है स्मार्ट कार्यक्रम, ठीक है। स्मार्ट कार्यक्रम जिसको स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल कहा गया है। नोट कर लेंगे एक बार फिर से, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल कहा गया है, स्मार्ट का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो यह किया गया है अफ्रीका को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। नाइजीरिया जो है वह पोलियो मुक्त देश होने के साथ अफ्रीका महादेश पोलियो मुक्त देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस जो है
वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 51, केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर यानी कि सेफ्रॉन प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह है दोस्तों शुष्क वर्तिकाग्र यानी कि ड्राई स्टिग्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसर का देश भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस रसायन के निकलने से होता है? तो दोस्तों यह है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है वही थकान को बढ़ाता है, यानी कोई धावक अगर दौड़ता है तो क्या होता है, कुछ देर के बाद उसका पैर उठना बंद हो जाता है, दर्द होने लगता है थोड़ा सा, तो वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 53, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहाँ जी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड पर (10⁻²), ऐसा है ना। तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? उसका द्रव्यमान दोस्तों 1 किलोग्राम हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप जान रहे हैं भार है ना, भार का मात्रक न्यूटन होता है, वेट वह क्या होता है mg, m इंटू जी। तो यहाँ पे 9.8 है, m की अगर हम बात करें तो m आपका यहाँ पर मास मतलब m यहाँ पे रह गया, और g यानी ग्रेविटेशनल की बात करें तो 9.8 हो गया, इससे ये कट गया, तो m बराबर क्या बच गया आपका 1 बन गया, यानी कि मास बराबर 1, तो 1 किलोग्राम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 54, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है। एक बुक जो है वो मेज के तल पर, तरल पर नहीं, तल पर, ऊपर में, तल यानी कि नीचे, और देखिए प्रश्न को अगर सही तरीके से नहीं समझेंगे दिक्कत हो जाएगा। मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही केंद्रीय बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा? इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे दिक्कत होगा। तो पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर आयासित होगा। कैसे? तो जब न्यूटन का गति आपने पढ़ा होगा, उस गति का तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आप बॉल को दीवार पर मारते हैं तो फिर क्या होता है, वो वापस आता है। तो क्रिया के अपोजिट क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, और इसी तीसरा नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगाती है। यानी हम आगे की तरफ उसको धकेलते हैं तो वो हमारी तरफ भी धकेलेगी ना, तो यही होता है उसका। तो उसी आधार पर दोस्तों पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर भी लगाया जाएगा। अगर क्या कह रहा है, पुस्तक किसी मेज के तल पर रखा गया है, तो यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल क्या होगा, अपोजिट प्रतिक्रिया, तो होगा पुस्तक के द्वारा पृथ्वी पर बल लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, काफ़ी कम हो जाएगा। तेल पानी पर अगर तैरेगा तो पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? उसका स्वरूप दोस्तों यह हो जाएगा आभासी होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, आवर्धित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे दोस्तों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी के आधार पर अगर हम इसको निकालें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1/15 बराबर 1/v, फिर माइनस हो गया 1/5, है ना, 1/5 हो जाएगा। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपको अगर इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 15/2। चूँकि इसमें जगह नहीं है आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, मैग्नीशियम का संघटन क्या है? मैग्नीशियम जो है उसका संघटन जो है पूछा गया है। तो यह है दोस्तों 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज तथा बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? यहाँ पे
वायु मिश्रण है कि नहीं है, दूध मिश्रण है कि नहीं, पारा है कि नहीं। तो आप जानते हैं दोस्तों वायु में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। सीमेंट में भी बहुत सारे चीज़ मिले रहते हैं, दूध भी साथियों, पानी भी रहता है उसमें, और कई सारे पोषक तत्व होते हैं। लेकिन पारा जो है क्या है, एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, पारा एक द्रव धातु है, यह मिश्रण नहीं है। जल एक यौगिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था। यहाँ पे दोस्तों नीचे दिए गए चित्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक फिगर दिया है और फिगर में क्या पूछा गया है कि यह चित्र समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाते हैं, यह फिगर। तो इस फिगर के द्वारा जो है एनाफेज जो है, जिसको इस एनाफेज एक प्रोसेस अवस्था होता है, उसी को दर्शाया जाता है। होता क्या है कि समसूत्री विभाजन के द्वारा एक मृत कोशिका से दो समान संसति कोशिकाओं की रचना की जाती है। मृत कोशिका यानी कि डेड सेल से इन दो नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है वह समान होती है और इन्हीं संसति कोशिकाओं के गुण मातृ कोशिका के समान होते हैं। इतना नहीं जानना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है डेथ सेल की अगर बात करें तो समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की यह अवस्था है, इसे एनाफेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान थे, क्या थे? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी है, परंतु उसके जो कुछ लक्षण हैं वह सरीसृप के समान थे। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह नामक पक्षी आज भी क्या है, विलुप्त है, विलुप्त हो चुका है, बहुत पहले समय में था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का आरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ, है ना, घटते हुए। तो सबसे ज़्यादा जो है वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा की। ठीक है, तो गामा से शुरुआत कहाँ पे हो रहा है? ए में हो रहा है और डी में हो रहा है, तो बी सी कट गया। गामा के बाद बीटा की होती है और उसके बाद अल्फा की होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से असत्य है, गलत है? दोस्तों रेखीय वेग की अगर हम बात करें तो रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। ऑप्शन ए हमारा सही है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ इंटू mv², तो यह हमारा सही है। ठीक है, संवेग यहाँ लिखा है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण नहीं होता है दोस्तों, यह गलत है। ठीक है, और यहाँ पे है वेग बराबर विस्थापन इंटू समय, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वह गलत है। संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू भी। संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू भी, वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? केंद्रक में दोस्तों रिक्तिका नहीं होती है, जबकि जिन होती है, केंद्रिका होती है और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के दो घटक हैं, वह दो घटक है दोस्तों जैविक और अजैविक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक क्या होता है? तो जैविक के कारण जीवधारियों को प्रभावित करते हैं और एक स्थान के विभिन्न जीवधारी भी अपनी आपस संबंध स्थापित कहते हैं। और जो प्रकाश, ताप और आर्द्रता, वायु, मृदा जो है यह क्या होते हैं? अजैविक के अंतर्गत आते हैं, जो क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। प्रश्न संख्या 65। पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? तो इसे अनुकुंचन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, और महिला में क्या होता है? महिला में, पुरुष में एक्स वाई उसके शुक्राणु में होता है और महिला में एक्स एस हो गया, है ना। तो इसके आधार पर यह वाई जो एक्स से मिलता है तो क्या होता है? फीमेल, मेल का निर्माण हो जाता है, और दोनों अगर एक सेक्स हो गया तो क्या हो गया? फीमेल का निर्माण हो गया।
लेकिन प्रश्न ये कह रहा था कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतता से पीड़ित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, केवल एक से ज़्यादा नहीं। महिला में क्या होता है, 2 होता है ना, 2 एक्स होता है, और पुरुष में एक्स वाई होता है ना। तो इस पुरुष में एक ही ना एक्स होता है और एक वाई होता है, इसी के कारण, और इसमें क्या होता है, 2 एक्स होता है, इसी कारण जो है वह कम वर्णांतता से पीड़ित होती है। प्रश्न संख्या 67, एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानना है, यानी कि एल्किन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो यह होता है CnH2n। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर होगा। प्रश्न संख्या 68, 68 नंबर में पूछा गया है कि भारी पानी वह पानी होता है, वह कौन सा पानी होता है भारी, जो कि जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल के नाम से जानते हैं, और भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप 20 वर्ष का मतलब क्या हुआ, एडल्ट हो गया, तो एडल्ट के दौरान 206 हड्डियाँ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय यानी कि शिशु की हड्डी कितनी होती है, 300 के करीब होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र क्या है। तो उसका सूत्र है दोस्तों L = NH/2π। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लेंगे अथवा रट लेंगे। प्रश्न संख्या 71, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, चेंज करता है। तो वह है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यह क्या है, जिंक को जिंक सल्फेट में चेंज करता है, परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 72, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसकी फोकस दूरी जो है साथियों आप जानते होंगे P = 1/f, यानी कि 2 = 1/f। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा फोकस बराबर 1/2, उल्टा हो जाएगा, ये f से 2 में मल्टीप्लाई होगा और ये इसके 2 नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर, है ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 73, प्लास्टिड जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या होता है दोस्तों, हरा रंग होता है, ठीक है, इसी के कारण रंग प्राप्त किया जाता है या रंग प्रदान किया जाता है, ठीक है। लवक जो प्लास्टिड होते हैं वह प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और रंग के आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हरित लवक तथा क्लोरोप्लास्ट, यह हरे रंग का लवक होता है। वर्णी लवक अथवा क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होता है, और अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं वह रंगहीन होता है, उसमें रंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, पूछा गया कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। जैसा कि कह रहा है कि CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस क्लोरीन है, तो यह 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो यह क्या बनेगा दोस्तों, यह क्या बन रहा है, तो यह इसका निर्माण है विरंजक चूर्ण, है ना, CaOCl यह विरंजक चूर्ण का यह फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विरंजक चूर्ण कहिए अथवा ब्लीचिंग पाउडर कहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, पूछा गया है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो दोस्तों एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है और यह मादा प्रजनन अंग का भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ जो है वह चैप्टर नंबर दोस्तों, चैप्टर नहीं कहेंगे साथियों, सेट नंबर, तो यह सेट नंबर 15 इसके साथ आपका जो भी जीके और जीएस का है वह कंप्लीट हुआ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसमें सेट नंबर 16 को कंप्लीट किया जाएगा, और साथ ही साथ पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 भी आपको इसका भी वीडियो, इसका भी क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों का इस क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।